बक्सर अपने आप में एक संस्कृति का नाम है जी। बक्सर एक धार्मिक नगरी है जी। और ये त्रेता युग से चली आ रही है। तो बक्सर श्री राम की कर्मस्थली और शिक्षा स्थली है। तो इसका धार्मिक स्थलों का उत्थान ये मेरा सबसे महत्व सर्वोपरि मेरे कामों में आता है ये, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि बक्सर त्रेता युग में हम देखें तो त्रेता युग में श्री राम 14 साल में उनका वनवास खत्म हो गया था, लेकिन हमारे बक्सर का वनवास इस कलयुग में अभी तक खत्म नहीं हुआ। अयोध्या से पहली कोई ट्रेन चलनी चाहिए बक्सर से चलना चाहिए। भगवान राम के कर्मभूमि से गृह एकदम जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए महर्षि विश्वामित्र के आह्वान पे प्रभु श्री राम बक्सर में आए। इससे पहले जब बक्सर से पहले श्री राम एक युवराज थे जी, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये उनकी पहचान थी। लेकिन बक्सर में आने से श्री राम प्रभु की पहचान एक मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, बलशाली के तौर पर उनको हम सब जाने, क्योंकि ताड़का वध और असुरों का संहार करके उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना की बक्सर में। बिल्कुल लड़ेंगे, ये तो सभी जानते हैं। और अब तो ये बात कहीं छुपी नहीं किसी से कि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मैं आने वाला हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है पार्टी से या निर्दलीय से। लेकिन हाँ, बक्सर के उत्थान के लिए, बक्सर के लिए करने के लिए कुछ भी, मैं हर वो समर्पण के लिए मैं आगे हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बक्सर के उत्थान मेरा परम कर्तव्य है, मैं इसको अपना धर्म मानता हूँ। आप इसको 22 जनवरी को भगवान राम अपने घर विराजमान होंगे, ये कहा जा सकता है। और पूरी तैयारी जो है अयोध्या में काफ़ी धूमधाम से भी मनाया जा रहा है। और 22 को तकरीबन भारत के सभी कोने कोने में जो भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों पर जो है वो काफ़ी धूमधाम से भगवान राम का आने का आगमन जो है वो किया जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बक्सर से जो है वो मिट्टी और गंगाजल गया था, वो डॉक्टर राजेश सर के मार्फत गया था। हम बात करेंगे उन्हीं से और सीधे सीधे ले चलते हैं उन्हीं के पास समक्ष और बात करते हैं कि क्या कुछ अभी राम को लेकर के इनके द्वारा कर दी गई। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है और सवाल ये की है कि आज पूरी दुनिया जो है वो राममय हो चुका है, क्या कहिएगा? देखिए, ये अभी हम लोगों ने रथ यात्रा शुरू करी थी, उससे पहले की बात बताऊँ, बसाव मठ से हमारा अक्षत वितरण शुरू हुआ था, जो अयोध्या से चल के पूजित अक्षत आया था जी। तो पूरे जिले में वितरण के हम संरक्षक, इसमें विश्व हिंदू परिषद मुख्य भूमिका में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष वगैरह, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से संयोजक, सह संयोजक ऐसे हमने गठन करके पूरे ज़िले में वितरण कराया और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। वितरण सब जगह जा रहा है, सभी जगह सबको मिल रहा है। उसके बाद हमने रथ यात्रा शुरू की थी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा अभियान के तहत, जिसमें हमने श्री राम की चरण पादुका थी और रामरेखा घाट से पवित्र मिट्टी, गंगा जल, ये लेके हमने शुरू किया था पूरे जिले में रथ यात्रा। और भारी संख्या में लोगों ने इसका आशीर्वाद प्राप्त किया, चरण पादुका का दर्शन किया और फिर हमने चरण पादुका अयोध्या श्री राम की नगरी। क्या जो चरण पादुका यहाँ से निकला था सर, वो अयोध्या के लिए प्रस्थान हो गया, अयोध्या पहुँच गया? हाँ जी, पहुँच गया, आज स्थापित भी हो गया वहाँ पे, तो अयोध्या में है। अयोध्या में जिस तरीके से आपके द्वारा भगवान राम के कई कार्य किए गए, भगवान राम के प्रति इतना लगाव है सर, आखिर कब से हुआ और कैसे? देखिए, ये बक्सर जो मैं बार बार बोलता हूँ, बक्सर अपने आप में एक संस्कृति का नाम है जी। बक्सर एक धार्मिक नगरी है जी। और ये त्रेता युग से चली आ रही है। तो बक्सर श्री राम की कर्मस्थली और शिक्षा स्थली है। तो इसका धार्मिक स्थलों का उत्थान ये मेरा सबसे महत्व सर्वोपरि मेरे कामों में आता है ये। तो मैं हमेशा से ये मेरा प्रयास रहता है, मतलब ये कहा जाए कि आपने मन में ठान लिया है कि बक्सर को बेहतर बनाना। बिल्कुल, हर मामले में, और सबसे पहले धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, क्योंकि बक्सर धार्मिक संपन्नता में सबसे ऊपर है जी। लेकिन इसका उत्थान उस स्तर का नहीं हुआ है अभी। चूंकि 22 जनवरी को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अपने मूल स्थान में होने जा रहा है जी। तो मेरा ये मानना है कि साथ ही साथ बक्सर का भी विकास के बारे में सोचना चाहिए और जनप्रतिनिधि या जो भी व्यवस्था में लोग बैठे हैं। सर, एक सवाल और कि
भगवान राम अपने घर 22 को आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, भगवान आ भी रहे हैं। लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भगवान आए थे महर्षि विश्वामित्र के साथ बक्सर में, बक्सर उनकी शिक्षा स्थली है, कर्मभूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा जो है भगवान राम को यहीं से मिले था। लेकिन उनके चरण पादुका की अगर स्थिति की बात करें यहाँ पे तो वो दयनीय है, और महर्षि विश्वामित्र का जो है वो प्रतिमा यहाँ पे नहीं है। क्या लगता है यह राजनीतिक छटन से? देखिए, ये बहुत कुछ नहीं है और बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि बक्सर त्रेता युग में हम देखें तो त्रेता युग में श्री राम 14 साल में उनका वनवास खत्म हो गया था, लेकिन हमारे बक्सर का वनवास इस कलयुग में अभी तक खत्म नहीं हुआ, और इस कलयुग में भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ वनवास खत्म हुआ? अभी तो वैसी व्यवस्थाओं में कमी दिखती है मुझे। नहीं तो आज देखिए, अयोध्या में कलयुग में भी श्री राम का वनवास वापिस अपने 500 सालों से जो चिर प्रतीक्षित अभिलाषा थी हमारी, वो पूर्ण होने जा रही है। श्री राम लला अपने प्राण प्रतिष्ठा था, मूल स्थान में आ रहे हैं, लेकिन बक्सर में ऐसी कभी व्यवस्था बननी। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी कुछ समय पहले सीतामढ़ी से ट्रेन चल रही है अयोध्या के लिए। मुझे लगता है कि अयोध्या से पहली कोई ट्रेन चलनी चाहिए बक्सर से चलना चाहिए। भगवान राम के कर्मभूमि से गृह एकदम जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए, महर्षि विश्वामित्र के आह्वान पे प्रभु श्री राम बक्सर में आए। इससे पहले, जब बक्सर से पहले श्री राम एक युवराज थे जी, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये उनकी पहचान थी। लेकिन बक्सर में आने से श्री राम प्रभु की पहचान एक मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, बलशाली के तौर पर उनको हम सब जाने, क्योंकि ताड़का वध और असुरों का संहार करके उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना की बक्सर में। तो उस स्तर से मैं ये मानता हूँ हम सब मिलके, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक मत एकजुट होके बक्सर के विकास में हम सबको लगना चाहिए। सर, आपने राजनीति की थोड़ी सी इसमें जिक्र किया। मैं ये आपसे भी सवाल ये है कि बहुत लोग ये कर रहे हैं, सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है कि डॉक्टर राजेश जो है वो चुनावी मैदान में आने के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। क्या ये वो सही है सर? नहीं, चुनावी मैदान में आने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। चुनावी मैदान में आना ये जरूर है, लेकिन चुनावी मैदान क्यों, क्या है, मुद्दे समस्याएं बहुत हैं, करने को बहुत कुछ है। तो मैं जब भी ये मुद्दों की बात करता हूँ वो करना चाहता हूँ, मुझे करना है कि मैं व्यवस्था में हूँ नहीं। अभी मैं कुछ करना, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ समय पहले अपनी टीम के साथ अयोध्या गया था जी। फिर मैंने चरण पादुका पूरे जिले में घुमाया था जी, अक्षत वितरण का। लेकिन मेरे भी साधन संसाधन कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है जी। लेकिन मैं यदि कुछ ऐसा व्यवस्था में आके कुछ करा जाए तो मुझे लगता है बक्सर में इतना कुछ करने के लिए, इतना कुछ बढ़ाने के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आने वाले लोकसभा में क्या चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, ये तो सभी जानते हैं, और अब तो ये बात कहीं छुपी नहीं किसी से कि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मैं आने वाला हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल मैं प्रयास में और आऊँगा ही। क्या लगता है सर, किसी पार्टी से या निर्दलीय? देखिए, वो तो बात की बात है, पार्टी से या निर्दलीय से, लेकिन हाँ, बक्सर के उत्थान के लिए, बक्सर के लिए करने के लिए कुछ भी, मैं हर वो समर्पण के लिए मैं आगे हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बक्सर के उत्थान मेरा परम कर्तव्य है। मैं इसको अपना धर्म मानता हूँ। आप इसको धर्म मानते हैं? एकदम। बक्सर ही आपका गृह जिला है सर? बिल्कुल। और बक्सर के ही हैं सर आप? बक्सर के ही हैं। तो बक्सर में जिस तरीके से विकास नहीं हुआ है, क्या कहिएगा इसमें, जो राजनीतिक पार्टी है? देखिए, अब तो जो सांसद है, देखिए वो तो बहुत पहले मंत्री भी हुए हैं यहाँ पे, लेकिन विकास के नाम पे बक्सर अछूता है। देखिए, अब उन पे मैं क्या किसी पे करूं, व्यक्ति विशेष पे। मुझे तो ये दिखता है कि हमको बक्सर को और आगे करना चाहिए, क्योंकि जैसे पूरे देश का विकास हो रहा है मोदी जी के सरकार में, धार्मिक स्थलों का उत्थान हो रहा है, और सबसे मुख्य आप देखिए, अभी इतने सालों से जो समस्या थी, जो अभी तक नहीं हुआ था, वो भी अब कार्य पूरा होने जा रहा है। तो मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ हुआ इस सरकार में, लेकिन मुझे एक बक्सर से चूँकि भावुकता है, भावना है यहाँ पे, यहाँ का रहने वाला हूँ, जन्मस्थली मेरी, अब कर्मस्थली भी है। तो मैं अपने इस ज़िले का बस एक ही मेरा एजेंडा है, एक ही उद्देश्य है कि इस ज़िले का विकास हो। डॉक्टर से नेता सर कैसे? डॉक्टर से नेता नहीं, मैं नेता, देखिए क्या होता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, सेवक हूँ मैं, नेता नहीं जी। और तब भी नेता नहीं। एक चूँकि माध्यम है डेमोक्रेटिक में कि एक चुनाव होता है, एक प्रक्रिया होती है, आप उसके बाद व्यवस्था में आते हैं, तभी काम करते हैं। तो मैं आज भी डॉक्टर हूँ, तब भी डॉक्टर रहूँगा, और अपने लोगों के लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनका अपना बेटा, उनका अपना लाल, यहाँ मिट्टी का रहने वाला डॉक्टर ही। बिल्कुल।
नेता नहीं। नेता नेता देखिए, नेता किसको बोलते हैं? नेतृत्व करने वाला। लेकिन आजकल जो नेता का लोग परिभाषा जो अलग तरीके से लेते हैं। जी। और मैं राजनीति को, आज लोग भी बोलते हैं सर राजनीति तो बहुत गंदी है। मतलब कि कौन सा क्षेत्र गंदा नहीं है? आप कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसको समझते हैं? जी। नहीं तो राजनीति गंदी कैसे हो सकती है? राजनीति से आपकी सारी व्यवस्था तय होती है, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे आपकी सामाजिक कोई भी परिस्थिति हो, सब राजनीति तय करती है। तो राजनीति गंदी कैसे हो सकती है? उसमें काम करने वाले गंदे कैसे हो सकते हैं? बदलाव की जरूरत है, बदलने वाला आना चाहिए जो समझता हो चीज़ों को, तभी सर बदलेगा। युवाओं पर काफ़ी आपका फोकस रहता है, युवाओं के साथ आप रहते हैं सर, क्या कहिएगा युवाओं को? देखिए, ऐसे नहीं है कि खाली युवाओं पे, मेरा पूरा फोकस सब पे है। जी। चाहे अब हमारे अभिभावक हों, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवाओं के अंदर क्या है कि परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत तकलीफ में होते हैं युवा। एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, बीमारियों को लेके, स्ट्रेस को लेके, तो इसलिए उनको सपोर्ट की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, खेल कूद में आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मैं युवाओं सभी पे फोकस करता हूँ, लेकिन युवाओं पे भी विशेष ध्यान मेरा रहता है। विशेष ध्यान। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश सर, जिनसे हमने बात की, वार्तालाप किया। और राम राज जो है वो पूरे भारत में कायम हो रहा है 22 को, तो इसको लेकर के जो है वो चर्चाएं काफ़ी चली। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से निश उपमन्यु की रिपोर्ट।